गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यूपीएससी ब्रेन्स पे लेके आ रहे हैं पीटी 365 आर्ट एंड कल्चर। इससे पहले हम कर चुके हैं पीटी 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पीटी 365 इकोनॉमी और पीटी 365 इन्वायरमेंट। आज हम करेंगे आर्ट एंड कल्चर अमैक। अमैक को हमें कैसे करना है, कैसे हमें इनके नोट्स बनाने हैं, ये हम क्वेश्चंस करेंगे मराठा परिदृश्य। आज हमारे टॉपिक वाइज, क्योंकि हम यहाँ पे एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो आज हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा मराठा से रिलेटेड। अब मराठा साम्राज्य के कीवर्ड्स, फैमिली ट्री, रेवेन्यू सिस्टम, अष्टप्रधान, मराठा साम्राज्य के अष्टप्रधान, रेवेन्यू, यूनेस्को साइट, एडमिनिस्ट्रेशन और कीवर्ड्स, फैमिली ट्री। सब देखेंगे। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए मराठा सैन्य परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत में 44वां विश्व धरोहर स्थल था। बिल्कुल सही बात है। ये परिदृश्य महाराष्ट्र में 12 किले हैं और तेलंगाना का 1 किला रहेगा। इन किलों में प्रतापगढ़ और रायगढ़ भी शामिल रहेंगे। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित तीनों श्रेणियों के अंतर्गत चुने जाते हैं। 3 स्टेटमेंट यहाँ से हमारा बिल्कुल सही है। सी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से बिल्कुल रहेगा। सेकंड देखेंगे, मराठा प्रशासन और राजस्व नीति। मराठा का प्रशासन और उनकी राजस्व प्रशासन अष्टप्रधान रहेगा। राजस्व नीति जिसमें रहेगी चौथ, सरदेशमुखी। सरदेशमुखी 10% अतिरिक्त कर लिया जाएगा पूरे राजस्व पर, और जो सरदेशमुखी चौथ रहेगा, चौथ पर पड़ोसी देशों से जो इनकी बाउंड्रीज के अंदर नहीं आते, भारत में सुरक्षा हेतु 1/4 यानी 25% टैक्स देंगे। तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएंगी। मराठा प्रशासन और उसकी राजस्व नीति की बात करेंगे। मराठा साम्राज्य की राजस्व नीति के संदर्भ में चौथ और सरदेशमुखी शब्दों का क्या रहेगा। चौथ कुल राजस्व का 1/4% हिस्सा जो पड़ोसी सदस्यों से लिया जाता था का क्षेत्र मराठा साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे। सरदेशमुखी मराठा साम्राज्य के पूरे राजस्व पर लगाए जाने वाला 10% अतिरिक्त कर था, जो कि दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की चयन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करेंगे कि उसकी चयन प्रक्रिया है क्या। स्थल में उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य होने चाहिए और 10 चयन मानदंडों में से केवल एक मानदंड तो पूरा होना ही चाहिए, जो कि गलत है। प्रत्येक वर्ष स्टेट पार्टी देश विचार के लिए विश्व धरोहर समिति को केवल एक स्थल नामांकित कर सकती है, ये भी गलत है। मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय परिषद ICOMOS और IUCN द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अंतिम निर्णय विश्व धरोहर केंद्र द्वारा लिया जाता है, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, ये भी गलत है। केवल एक ऑप्शन यहाँ से सही है, ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। 5th क्वेश्चन देखेंगे। एर्रामुट्टी डिबालू कर्नाटक में है। मेघालय एज केव्स मेघालय में है। नागा हिल्स अफियलैंड आंध्र प्रदेश में है। इन दोनों को इन्होंने गलत कर दिया, क्योंकि नागा हिल्स आंध्र प्रदेश में नहीं मिलेंगी। नागा हिल्स हमको मिलेंगी मेघालय के रीजन में, नागालैंड के रीजन में, नागालैंड के रीजन में। मेघालय में रहेंगी। और एरामुट्टी डिबालू है, ये कर्नाटक में नहीं, ये आंध्र प्रदेश में शामिल रहेगा। तो यहाँ से हमारा कौन सा विकल्प सही रहेगा, केवल एक विकल्प सही रहेगा। 6th क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सालखन फॉसिल पार्क, सालखन के फॉसिल पार्क के बारे में सही है। यह कैमूर रेंज में स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले जीवाश्म लगभग 1.4 बिलियन वर्ष पुराने हैं। यहाँ के जीवाश्म एम्फीबियन प्रजातियों के शामिल हैं। एम्फीबियन प्रजातियाँ क्या होती है, और 104 बिलियन पहले फॉसिल फ्यूल्स है, कैमूर रेंज में शामिल रहेंगे। इसके हमारे 1 और 2 स्टेटमेंट सही रहेंगे, जो कि एम्फीबियन के नहीं आएंगे। एम्फीबियन श्रेणी होती क्या है, ये भी आज हम देख लेते हैं। उससे पहले हम पूरा एम्फीबियन श्रेणी का देखेंगे। सालखन फॉसिल पार्क एम्फीबियन प्रजातियों के शामिल। तो एम्फीबियन प्रजातियां होती क्या है। जो सालखन फॉसिल पार्क है वो सोहनगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है ये सालखन? यूपी सोहनभद्र।
जो कि 1.4 अरब वर्ष पुराने यानी स्ट्रेटोमेटालाइट यानी जो कि अमीबा, शैवाल यानी एल्गे प्लस लाइकेन की वजह से पूरे हरे हो चुके हैं। कैमूर पर्वतमाला में 25 हेक्टेयर में फैला यह खुला संग्रहालय पृथ्वी पर जीवन के कुछ सबसे प्रारंभिक रूपों को प्रदर्शित करेगा। यह प्रोटरोजाइक युग के कौन से युग के शामिल है? ये प्रोजोराइट युग के शामिल है, प्रोजोराइट युग के शामिल है, जो कि 1400 यानी 1.4 बिलियन पुरानी है। और इसमें जीवाश्म कौन से शामिल रहेंगे? नीले हरे शैवाल रहेंगे, इसमें स्ट्रेटोमेटालाइट रहेंगे, ना कि स्ट्रेटोमेटालाइट, जिसमें हरे नीले शैवाल्स रहेंगे, लाइकन्स रहेंगे, एंड और जो भंडार चूना पत्थर के भंडार रहेंगे, जिसमें स्तरीकृत गुंबदनुमा आकृतियाँ रहेंगी। इसमें रॉबर्ट गंज से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर SH5A राजमार्ग पर कैमूर का वन्यजीव अभ्यारण्य भी इसमें शामिल रहेगा। और यूनेस्को के दर्जे से 2025 इसके पार्क को यूनेस्को दर्जा 2025 में मिला था, जो पृथ्वी के इतिहास और विकास के सबसे महत्वपूर्ण खोज को उजागर करेगा। और यह क्या? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, विजयगढ़ का किला, विभिन्न स्थानीय झरने यहाँ पे शामिल रहेंगे। क्या सालखन फॉसिल पार्क का जीवाश्म एम्फीबियन प्रजातियों के हैं? ये बात हमारी गलत रहेगी, केवल ए स्टेटमेंट यहाँ से हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आज हम करेंगे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसकी स्थापना 2004 में शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिन्होंने रचनात्मकता को सतत शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना था। श्रीनगर IUCN में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर था। लखनऊ भारत का दूसरा शहर है जिसे गैस्ट्रोनोमी यानी खान पान श्रेणी में यह टैग मिला है। उपरोक्त में कितने कथन यहाँ पे सही हैं? लखनऊ और खान पान श्रेणी में सही, ये बात तो बिल्कुल सही है कि लखनऊ को क्रिएटिव सिटीज में शिल्प और लोक कला की, पहले तो ये देखेंगे कि IUCN में क्रिटिकल सिटीज नेटवर्क की स्थापना कब हुई है। इनकी स्थापना हुई है 2004 में। और श्रीनगर को कब मिला है? सबसे पहले तो श्रीनगर, ये बात तो सही है कि पहला श्रीनगर था, लेकिन कब मिला है? 2021 में क्राफ्ट एंड फोक यानी शिल्प और नृत्य कला, लोक कला के लिए नेटवर्क में शामिल किया। लखनऊ 2025 में गैस्ट्रोनोमी यानी व्यंजन श्रेणी में शामिल हुआ है, ये बात भी सही है। और श्रीनगर पहला राष्ट्र बना था, यह बात गलत है, क्योंकि श्रीनगर चौथा यानी 2021 में भारत का शहर था। इससे पहले थे जयपुर, वाराणसी यानी बनारस, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद। और उसके बाद बना है श्रीनगर, जो कि 2021 में बना है। और लखनऊ दूसरा गैस्ट्रोनोमी स्थल बना है। हैदराबाद पहला बना था गैस्ट्रोनोमी में, खान पान में 2019 में, और दूसरा बना है लखनऊ। केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पे इसकी सही रहेगी। भारतीय IUCN शहर उसके क्षेत्र निम्नलिखित युगम पर चर्चा करेंगे। कोझिकोड संगीत के लिए, ग्वालियर साहित्य के लिए, चेन्नई संगीत के लिए। उपरोक्त में से कितने युगम सही हैं? ग्वालियर साहित्य के लिए, ग्वालियर संगीत के लिए नहीं होगा क्या? ग्वालियर को तो संगीत के लिए आना चाहिए था, क्योंकि ग्वालियर में हम देखते हैं म्यूजिक घराना, ग्वालियर का घराना, जो जिसमें ठाठ शैली का प्रयोग किया गया था। और कोझिकोड साहित्य का शहर, और चेन्नई संगीत का शहर तो केवल एक युगम इसमें सही हो जाएगा, थर्ड वाला। केवल 3, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। 10th क्वेश्चन कहेंगे अवध साम्राज्य के इतिहास। इससे पहले हम मराठा साम्राज्य पढ़ के आ चुके हैं। फिर हम पहला हमारा टॉपिक था मराठा साम्राज्य, जहाँ हम उसको पूरा
क्रोनोलॉजी पढ़ के आ चुके मराठा साम्राज्य की। एक बार मैं रिपीट करवा देती हूँ। मराठा साम्राज्य की पूरा राजस्व, जहाँ पे उसकी अष्टप्रधान, फिर उसका रिवेन्यू सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसका फैमिली ट्री पढ़ के आए थे। अब अष्टप्रधान, जिसमें पहले तो मंत्री, जिसे हम पेशवास बोलेंगे, हम आज हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल, रिवेन्यू रूल्स एंड महत्वपूर्ण कीवर्ड्स आज हम यहाँ पे देखेंगे। मराठा साम्राज्य का पूरा फैमिली ट्री देखेंगे, जहाँ पे आज हम देखेंगे कैसे मराठा साम्राज्य एम्पायर थी, जिसमें शिवाजी महाराज सबसे पहले आए थे। शिवाजी थे, यहाँ पे उनके दो भाई थे, आयुष, और यहाँ पे थे, यहाँ पे शिवाजी सेकंड, और फिर ये देखेंगे। तो वो उससे पहले हम अष्टप्रधान में आज हम देखेंगे उनके महत्वपूर्ण रिवेन्यू सिस्टम, और अष्टप्रधान में आज उनकी कठी प्रणाली, चौथ प्रणाली, सरदेशमुखी प्रणाली, केंद्र प्रशासन, पेशवास, कितने पेशवास हुए थे, 4 पेशवास कौन कौन से थे, गणेतृत्व, अमात्य कैसे करते थे, पेशवा और अमात्य कैसे आएंगे, राजस्व संग्रहण प्रणाली में कैसे, चौथ सरदेशमुखी प्रणाली कैसी थी, स्थानीय प्रशासन, ग्राम प्रधान से कैसे वर वसूल कर, केंद्र से कैसे, और कारकुन के द्वारा कैसे राजस्व संग्रहण किया जाता। तो भाषा, मोदी लिपि थी, महत्वपूर्ण कीवर्ड्स जैसे कि अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का एक परिषद रहेगी, जिसमें पेशवाज और अमात्याज रहेंगे। और उसके बाद हमारी चौथ रहेगी, जो रहेगी छापेमारी के लिए, जो जैसे ये थे गुरिल्ला पद्धति वाला युद्ध था इनका, छापेमार युद्ध के लिए। जो पड़ोसी देश होते थे वो अपनी सुरक्षा करने के लिए, जो कि बाउंड्री के अंदर नहीं आते थे, पड़ोसी सुरक्षा करने के लिए 1/4 यानी 25% हिस्सा देते थे अपना। दूसरा, कैथी क्या बोलते हैं, कैथी को बोलते हैं रोड, रोड जो एक भूमि मापने के लिए काम आती थी। और सरदेशमुखी एक अतिरिक्त राजस्व कर होता था 10% का पूरे राजस्व पर। मिसालदार, जो मिसालदार होते थे, मिसालदार वंशानुगत भूमि के अधिकारी होते थे। और जो मामलतदार होते थे, वो जिला राजस्व के अपने राजस्व अधिकारी होते थे। और जो करकून होते थे वो लिपिक होते थे, जो राजस्व को लिखते थे। मोदी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मोदी उनकी एक लिपिक, अभिलेख की लिपि थी। और जो सरसुबेदार होते थे, बड़े प्रांत के मुखिया होते थे। इसी प्रकार हमने महत्वपूर्ण कीवर्ड्स देखे हैं। और आपको अपने, जैसे आपने साइंस एंड टेक के अपने नोट्स बनाए थे, इकोनॉमी के नोट्स बनाए थे, उसी पर पूरी कंपाइलेशन की, दूसरी प्रकार आप एमएक के बनाएंगे, आर्ट एंड कल्चर के बनाएंगे, तो वहाँ पे पहला लिखेंगे मराठा साम्राज्य का पूरा, उसमें आप लिखेंगे पूरा उनकी फैमिली ट्री, फिर आप पेशवास कौन कौन से थे वो लिखने हैं, फिर जो मैंने अभी आपको राजस्व प्रणाली बताई वो लिखना था, फिर अष्टप्रधान की
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणाली लिखेंगे और फिर उसके बाद ये कीवर्ड्स। इससे आपको पूरा मराठा साम्राज्य यहीं आज हम इसी क्लास में पूरा करवा देंगे। हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से अपना पूरा वो करेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध साम्राज्य। अवध साम्राज्य का इतिहास। अवध के नवाबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही रहेगा? नवाब आसफ उद दौला ने 1775 में अवध की राजधानी फैजाबाद में से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई थी। अवध के नवाबों ने पलासी की युद्ध 1757 के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम शासक थे जिन्हें कुशासन के आरोप में पदच्युत कर दिया गया था। यहाँ पे अवध और प्लासी जो सबसे पहले युद्ध हुआ था 1757 में, और बक्सर 1764 में, और उसके बाद हुई है 1857 की क्रांति। ये पूरी फिर उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में। ये थी हमारे ऐतिहासिक धरोहर। तो आज हम देखेंगे अवध के नवाबों के बारे में। अवध के नवाबों के बारे में देखेंगे। नवाब आसफ उल दौला 1775 में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह अवध के अंतिम शासक रहे थे, जिन्हें 1856 में कुशासन के आरोप में हटा दिया गया था। राजधानी का हस्तांतरण चौथे नवाब यानी आसफ अल दौला ने 1775 में किया गया था, और अंतिम नवाब अली शाह जिन्होंने डलहौजी 1856 में डलहौजी की नीति कुशासन के आरोप में हटाया गया था। और प्लासी की लड़ाई में 1757 में अवध के नवाब शामिल नहीं थे, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। सिराजुद्दौला लड़े थे, जो कि अवध के नवाब नहीं थे बल्कि बंगाल के थे। तीसरे में बंगाल विभाजन हुआ था। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा सी स्टेटमेंट सही आएगा, सी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चोल साम्राज्य अवध। आज मराठा अवध चोल पूरा हमारा जितना था, आज हम पूरा आर्ट एंड कल्चर को यहाँ पे थोड़ा कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे पूरा आर्ट एंड कल्चर का एक रिवाइजन सीरीज, जहाँ पे आज मैं आपका मराठा अवध चोल सब करवाऊंगी। उसको एक अपने बुक नितिन सिंघानिया की बुक से हम उसको कवर कर लेंगे जल्दी से जल्दी। अवध व्यंजन और सांस्कृतिक विरासत। दमपुक तकनीक जिसका उल्लेख छवि में किया गया है किस भारतीय शहर की प्रसिद्ध पाकशैली है? हैदराबाद की, मुंबई की, लखनऊ की या चेन्नई की? ये मुंबई लखनऊ की रहेगी, क्योंकि लखनऊ को यूनेस्को हेरिटेज व्यंजन के लिए मिला है ना, उससे पहले हैदराबाद को मिला था। तो दो ऑप्शन यहाँ पे देखो, हम इसको कैसे सही करेंगे ये भी देखिए। हम आज कौन एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट तो कर ही रहे हैं, पर एमसीक्यू कैसे सोल्व करने हैं, कौन सी ट्रिक्स लगेंगी, वो आज हम यहाँ बताएंगे। अब हम यहाँ पे मुंबई कट कर देंगे, चेन्नई कट कर देंगे, तो क्योंकि हम अब पहले पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे हैदराबाद को तो पहला स्थान मिला है व्यंजन कला में, और दूसरा मिला है लखनऊ को, कि जो गेस्ट के लिए पाक शैली बनाते हैं उसमें लखनऊ हैदराबाद शामिल है। अब इसमें आंसर हमारा सी यानी लखनऊ आएगा। कैसे आएगा लखनऊ? क्योंकि 31 अक्टूबर 2025 को विश्व शहर दिवस पर लखनऊ को यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर नामित किए जाने की बधाई देते हुए लखनऊ को सांस्कृतिक विरासत शैली में अवधि शैली में रखा था। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य के दौरान स्थानीय स्वशासन। चोल प्रशासन के संदर्भ में कुडवोल्लई प्रणाली किससे संबंधित थी? मंदिर वास्तुकला की एक शैली थी। बी भू राजस्व निर्धारण की एक विधि थी। सी ग्राम सभा के सदस्यों के चुनाव की एक प्रक्रिया थी। डी सैन्य टुकड़ियों का एक संगठन था। निम्नलिखित में कौन सा सही है? चोल साम्राज्य की स्थानीय स्वशासन प्रणाली।
चोल साम्राज्य की स्थानीय स्वशासन प्रणाली, राजस्व प्रणाली एंड प्रशासनिक प्रणाली, फैमिली ट्री ऑफ चोल साम्राज्य। आज हम इसको पूरा देखेंगे क्योंकि हमने मराठा का भी पूरा देखा था और अब हम देखेंगे चोल साम्राज्य का पूरा। अब चोल साम्राज्य कब से कब तक के बीच में है? चोल साम्राज्य रहेगा हमारा 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में। और दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध या सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था, शानदार वास्तुकला, स्थानीय स्वशासन के रूप में गोल्डन एज बोल सकते हैं दक्षिण भारत की चोल साम्राज्य को। इनकी एडमिनिस्ट्रेट प्रशासनिक प्रणाली देखेंगे जिसमें केंद्र शासन रहेगा। प्रशासनिक प्रणाली में प्रशासन के में हम देखेंगे केंद्र शासन, जिसमें केंद्र रहेगा, फिर प्रांत रहेंगे और फिर उसके बाद स्थानीय स्तर रहेगा। केंद्र में क्या रहेगा? सर्वोच्च शक्ति राजा के पास रहेगी, जिसे हम चक्रवर्ती जैसी उपाधियां भी देंगे, राजा की उपाधियां देंगे। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद रहेगी, जो अधिकारियों का एक समूह होगा, जिसमें वरिष्ठ को क्या बोलेंगे? पेरुंतरम, और कनिष्ठ को क्या बोलेंगे? वरिष्ठ जो रहेगा उसमें अधिकारी, उसको तो पेरुंतलम, और जो सबसे नीचे का अधिकारी रहेगा उसको बोलेंगे शिरुंतरम। और प्रांतीय प्रशासन, अब उसके प्रांतीय प्रशासन में कौन कौन शामिल रहेंगे? प्रांत में रहेंगे मंडल यानी प्रांत, जिनकी संख्या 9 थी, और मंडलम को वलनाडु बोलेंगे। इसी के साथ हम कमिश्नरी, और नाडु को हम जिला बोलेंगे। नौसेना प्रांत और केंद्र, प्रांत के साथ स्थानीय। अब नौसेना चोलों की एकमात्र मजबूत सैन्य प्रणाली थी, मजबूत सेना थी, जिससे बल पर उन्होंने श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण पूर्वी एशिया पर अपना हिस्सा किया था। और स्थानीय प्रणाली की आज हम यहाँ पे बात करेंगे, जहाँ चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी स्थानीय प्रणाली में परांतक प्रथम की उत्तर मेरूर अभिलेख में उनकी स्थानीय व्यवस्था कहाँ से मिलती है? उत्तर मेरुक अभिलेख में। ये ग्राम सभाएं होती थी, जो ग्राम के मामलों को संभालने के लिए 2 प्रकार की सभाएं होती थी। एक को बोलते थे उर, और दूसरी को बोलते थे महासभा। उर क्या होती थी? जो सामान्य गांव की एक सभा होती थी वो, और महासभा जो बहुत सारे ग्रामों अग्रहारों को मिलाकर एक गांव में सभा की जाती थी, जो बोलते थे महासभा। इसमें समितियां होती थी। समितियां सभाओं की क्रियाओं को समितियों द्वारा नियमित किया जाता था, जहाँ सिंचाई, बगीचे, न्याय, मंदिर की देखभाल की जाती थी। सदस्यों का चुनाव समिति के सदस्यों का चयन पर्चे निकालकर या लॉटरी के माध्यम से किया जाता था, जो शिक्षित और संपत्तिशाली लोग यानी इलाइट। ये देखो, जब हम चोल साम्राज्य बात करेंगे तो हम इलाइट वर्ग की बात ही करेंगे, क्योंकि इलाइट वर्ग ही राजा उसमें जाएंगे। इलाइट वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका। और उसकी राजस्व प्रणाली क्या थी? अब हम बात करेंगे इनकी राजस्व प्रणाली की। अब राजस्व प्रणाली, हमने स्थानीय प्रणाली की बात कर ली है। अब हम उसकी राजस्व प्रणाली में चोल की राजस्व व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित होती थी। कृषि का विस्तार, राज्य को समृद्ध बनाना था मुख्य विषय। किसी भी राजस्व प्रणाली में राज्य का क्या महत्वपूर्ण, 2 विषय महत्वपूर्ण रहेंगे। अपने राज्य को समृद्ध बनाना, और दूसरा कृषि का विस्तार कर सेना का विस्तार करना। मुख्य आय के स्रोत भूमि राजस्व होता था, क्योंकि राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि ही था, भूमि या कृषि, जिसका कुल उपज का 1/3 यानी 33% हिस्सा लिया जाता था कर के संग्रह के रूप में। कर नगद या अनाज के रूप में लिया जाता था। अन्य कर भूमि के अलावा पेशा जो अन्य करते, जिसमें पेशा कर, वन उत्पाद, खदान, व्यापार, ये शामिल होंगे, जिसे हम चुंगी कहते थे।
जो वर्तमान में भी आज भी ली जाती है। सर्वेक्षण राजाराम प्रथम के शासनकाल में भूमि का व्यापक सर्वेक्षण किया गया था, और भूमि का सर्वेक्षण सबसे पहले किया गया था चोल साम्राज्य के दौर में। अब चोल साम्राज्य में पहले कौन आएंगे, अब इनके फैमिली ट्री देख लेते हैं। पहले आएंगे विजयपाल, 850 शताब्दी में, जिनके संस्थापक थे पल्लव के, जो पल्लव तंजौर के थे, तंजौर पर अधिकार करके ले रहे थे। फिर आएंगे आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम जो कि पल्लव को पराजित कर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। और फिर आएंगे परातंक, और परातंक जो कि थोड़े समय के लिए रहेंगे, जो स्थानीय स्वशासन पे काम करेंगे, जो कि उत्तमेरूर अभिलेख में शामिल रहेंगे। फिर सबसे महत्वपूर्ण राजाधिराज राजा राज प्रथम आएंगे, जो कि महानतम शासक तंजौर के बृहदेश्वर यानी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाएंगे, वर्तमान में जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण राजाराम प्रथम करवाएंगे, जो कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करेंगे। फिर राजेंद्र चोल प्रथम आएंगे, जो कि गंगकोड चोलमपुरम की राजधानी बनाकर गंगकोड की उपाधि लेकर बंगाल का अभियान चलाएंगे। और फिर राजेंद्र तृतीय आएंगे, जो अंतिम शासक रहेंगे। अंतिम शासक कौन रहेंगे, राजेंद्र तृतीय। उससे पहले राजेंद्र चोल, और उससे पहले राजाराम प्रथम। ये इनका पूरा मूर्तियां सब, और चोल राजाओं के अक्सर मूर्तियां, मंदिर, दक्षिण भारत में मूर्तियां, मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना में देखा था कि परंपरा, तोरण द्वार महत्वपूर्ण भूमिका रहेंगी। इसी तरह हमने अवध का पूरा प्रशासन देखा, फिर हमने मराठा का पूरा प्रशासन देखा, अब हमने पूरा चोल साम्राज्य का स्थायी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणाली सब कुछ देख चुके हैं। चोल प्रशासन के संदर्भ में कुडुक्कले की भूमि राजस्व वाली व्यवस्था थी। राजेंद्र चोल प्रथम की उपलब्धि क्या थी। राजेंद्र चोल ने गंगा घाटी पर विजय प्राप्त करने के बाद गंगकोड चोलन की उपाधि धारण की थी। गंगा घाटी पर नहीं, श्रीलंका वगैरह की तरफ गए थे। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में शिवाजी साम्राज्य के विरुद्ध एक सफल नौसैनिक अभियान किया था। तिरुविलांकोपर प्लेट्स राजा चोल की उपलब्धियों के प्रमुख केंद्र रही थी। 2-3 बी इसका बिल्कुल सही आंसर रह जाएगा। चोंग गंगम झील, तमिलनाडु सरकार ने गंगकोड़ा चोलपुरम में 1000 साल पुरानी चोल गंगम झील को विकसित करने की घोषणा की है। तो चोल गंगम झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत रहेगा। चोल गंगम झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत रहेगा। यह भारत की सबसे बड़ी प्राचीन मानव निर्मित झील मानी जाएगी। यह तमिलनाडु के अरियालपुरम जिले में स्थित रहेगी। इसका निर्माण राजाराम चोल प्रथम द्वारा कराया गया था। इसका एक अन्य नाम पोनेरी या लिक्विड पिलर ऑफ विक्ट्री है। तमिलनाडु सरकार ने गंगकोड चोलपुरम में 1000 साल पुरानी चोल गंगम को लिक्विड पिलर ऑफ विक्ट्री कहना गलत रहेगा। वास्तव में राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा निर्मित तमिलनाडु में अरियालपुरम में स्थित यह प्राचीन मानव निर्मित झील चोलों की जीत का एक प्रतीक थी, न कि इस नाम का उपनाम थी। इसे चोल गंगम नाम, पोन्नेरी नाम यहाँ पर सही है, पर ये नाम गलत कर दिया, लिक्विड पिलर ऑफ विक्ट्री। इसका निर्माण राजराज चोल प्रथम द्वारा कराया गया था। तमिलनाडु के अलियारपुरम जिले में स्थित है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाएगी। राजेंद्र चोल ने, न कि राजाराम चोल प्रथम ने की थी। राजाराम चोल ने नहीं, राजेंद्र चोल ने की थी। राजेंद्र चोल फर्स्ट ने इसकी स्थापना की थी, न कि राजाराज। और गंगा नदी से लाए गए जल को सुरक्षित करने के लिए किया गया था। चोल काल की अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। चोल काल की अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। चोल काल के दौरान वेट्टी एक प्रकार का भू राजस्व होता था। चोलों के प्रसिद्ध बंदरगाहों में महाबलीपुरम और कावेरी पट्टनम शामिल थे। नटराज की प्रतिष्ठित कांस्य मूर्तियां चोल मूर्तिकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। निम्नलिखित में कितने कथन यहाँ पे सही है। चोल काल 19 से 13 शताब्दी के बीच में था। वेट्टी जबरन श्रम कर था, ना कि एक भूराजस्व सीधा, न कि एक सीधा भूराजस्व, बल्कि एक जबरन कर था। जो प्रमुख बंदरगाहों की कावेरी पट्टनम वो हर शामिल था, लेकिन महाबलीपुरम पल्लवों का राज्य था।
कावेरीपट्टनम तो था लेकिन महाबलीपुरम नहीं था, इनका था बृहदेश्वर मंदिर वाला था। और चोल साम्राज्य काश्य मूर्ति विशेषकर नटराज अपनी कला के लिए प्रसिद्ध। निष्कर्ष केवल 1 और 2 कथन यहाँ पे सही रहेगा, ए स्टेटमेंट यहाँ पे